दिन यूँ ही आगे गुज़रे तो वो दिन भी आ गया जब अगले दिन सनम की मेहंदी थी। इसी वजह से हया का ज़हन और हूर की तरफ रुकना भी नहीं हुआ। बस 2 दफ़ा वो थोड़ी देर के लिए मिलने गई थी क्योंकि घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसमें हया ने नाइमा के साथ भरपूर साथ दिया। माफ़िया इन दिनों घर पर कम ही नज़र आ रहा था। अवेश शराजी के मुतालिक जो शवाहिद और सबूत इसने जमा कराए थे, ऊपर से ऑर्डर नहीं था कि अवेश शराजी के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए। इसलिए पुलिस स्टेशन से फारिग होने के बाद वो खिज़र के ऑफ़िस का भी चक्कर लगा लेता। इस वजह से इसका घर में तकरीबन इन दोनों रात को ही आना होता। अभी भी वो हो रात के वक़्त ही घर पहुँचा था तो हया मोबाइल पर वो गुफ्तगू थी। ओके मम्मा फिर कल मिलते हैं। हया ने बात करके अपना मोबाइल एक तरफ रखा। मावी ने शर्ट उतार कर साइड पे रखी और बेड पर आँखें बंद करके लेट गया। अपनी अपनी जगह मसरूफ़ियत के बायस इन दोनों के दरमियान भी गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। बहन की शादी में शिरकत करनी है या इस दिन भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने का इरादा है। हया ने इसको आँखें बंद करके लौटा देखा तो तड़क कर कहा, तुम्हें ऐसा कौन-सा फ़र्क पड़ता है मेरी शिरकत करने या ना करने से? माविया ने अपने बराबर में बैठी हुई हया को एक नज़र आँखें खोलकर देखता हुआ बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर आंटी अंकल को तुम्हारी बहन को तो पड़ता है। हया ने इसको देखते हुए कहा, आंटी अंकल की फ़िक्र है, इनके बेटे की रत्ती भर बराबर परवाह नहीं। वैसे ही आँखें बंद करते हुए अपने आप जैसे मुख़ातिब हुआ, साथ ही आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कनपट्टी दबाने लगा। हया इसको देखती रही मगर वह कुछ बोला भी नहीं। क्या हुआ तुम्हें? हया ने इसकी बात को इग्नोर करके इससे पूछा। सर में दर्द हो रहा है, दबा दो। माविया ने आँखें बंद करते हुए इससे अनोखी-सी फ़रमाइश की। जवाब इसको पता था कि टका सही मिलना है। मगर जब अपनी पेशानी पर मरमरे हाथों का लम्स महसूस हुआ तो उसने चौंक कर आँखें खोली। हया थोड़ा करीब आकर इसका सर दबाने लगी। माविया इसकी इस तरह चुप करके देखा गया। हया ने अपने ऊपर माविया की नज़रें महसूस की तो अपनी पेशानी पर बल डालकर अपना दूसरा हाथ इसकी दोनों आँखों पे रखा, जिससे माविया के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। थोड़ी देर बाद माविया ने अपना सर हया की गोद में रख लिया। वही हया के हाथ थम गए और उसने हाथ माविया की पेशानी से हटाए। रुक क्यों गई? सर दबा दो प्लीज़, सुकून मिल रहा है। माविया ने आँखें अभी भी बंद की हुई थी। हया एकदम हाथ थाम कर दोबारा अपनी पेशानी पर रख दिया। इसके लहजे में एक दरख्वास्त थी, वो चाहकर भी इनकार न कर सकी और दोबारा सर दबाने लगी। अभी थोड़ी देर गुज़रती माविया ने हया का दूसरा हाथ थाम कर अपने होठों पर रख लिया। माविया प्लीज़ ऐसे नहीं करो। हया ने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा। हया प्लीज़ उठो ना, मैं ऐसे ही रिलैक्स होना चाहता हूँ। हया प्लीज़ उठो नहीं, मैं ऐसे ही रिलैक्स होना चाहता हूँ थोड़ी देर। अब माविया के लहजे में इल्तिजा थी और आवाज़ में थकन। हया चुप करके बैठ गई। माविया औंधे मुँह इसकी गोद में सर रखकर पता नहीं कब का सो गया, हया को पता भी ना चला। हया ने आराम से माविया का सर अपनी गोद से उठाकर तकिए पे रखा और वैसे ही सोते में माविया की पेशानी पर बल पड़े। इसने आँखें खुलकर देखा फिर दोबारा आँखें बंद करके सो गया। हया ने उठकर रूम की लाइट बंद की और खुद भी अपने तकिया सीधा करके लेट गई। मदम सी नाइट बल्ब की रोशनी में वो माविया का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। जागने में वो जितना संजीदा मखरूर लगता था, इस वक़्त सोते में वो हया को इतना ही मासूम लगा। हया ने इसके माथे की नस को छुआ जो कि गुस्से में उभर कर इसकी पेशानी पर नुमाया हुई थी, फिर जल्दी से अपनी उँगली पीछे कर ली। उफ़! क्यों सोच रही हूँ मैं इस 2 टके के पुलिस वाले के बारे में। हया ने सोचते हुए माविया को एक सख्त किस्म की घूरी से नवाज़ा और आँखें बंद करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। वाह डैडी वाह! आप अपने ही झमेलों में मसरूफ़ रहे, अपने अकलौते बेटे की आपको फ़िक्र ही नहीं कोई। अवेश राजी जो कि हामिद को किसी ख़ास काम की इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तब साहिर ने इसके पास आकर सोफ़े पे बैठते हुए कहा, क्यों अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे साथ? अवेश राजी ने हाथ के इशारे से हामिद को जाने का इशारा किया और साहिर को देखकर पूछा, यही तो प्रॉब्लम है, आपको मेरी प्रॉब्लम का पता ही नहीं। साहिर ने सर झटकते हुए कहा, पहले मत बुझाओ साहिर, डी पॉइंट बात करो। अवेश शराजी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे सनम चाहिए थी और आप इसके घर वाले इसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। साहिर ने झंझनाते हुए अवेश शराजी को बताया, क्यों इस दिन इसके भाई ने जो बेइज्जती की थी, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम्हें फिर इसकी बहन चाहिए। अविशा राजी साहिर पर भड़कता हुआ बोला, ओ डैडी तो फिर ये बोले ना कि आप इस दिन इस एएसपी की बेइज्जती से डर गए हैं। साहिर तंजिया हंसता हुआ बोला, बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हारी तरह का बेगैरत नहीं हूँ जो इतनी बेइज्जती होने के बाद इस एएसपी की बहन को अपने घर की इज्जत बनाओ। इसकी बहन तुम्हें चाहिए मिल जाएगी मगर इसे इस्तेमाल करके फेंक देना, अपने सर का ताज बनाने की ज़रूरत नहीं, मगर साथ ही इस एएसपी का भी पक्का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। अविशा राजी ने सोचते हुए कहा, अरे तुम मार डालो ना साले को,
इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? साहिर ने जज़्बाती अंदाज़ में कहा, कूल डाउन साहिर, हर तरफ देखभाल का कदम उठाना पड़ेगा। वो पुलिस वाला है, कोई आम बंदा नहीं है जिसकी यूँ ही आराम से मरवा दिया जाए। करता हूँ अब कुछ न कुछ। अविशे राजे ने अपने मोबाइल पे एक नंबर मिलाते हुए सोचा, तुम्हें कोई एहसास है माविया, घर में शादी और तुम आज भी घर से गायब? क्या ज़रूरत थी आज पुलिस स्टेशन जाने की? तुम्हारे डैड भी बिगड़ रहे थे। नईमा ने माविया से नाराज़ होते हुए कहा, जो कि इसी वक्त घर पहुंचा था। अब मॉम, आज बहुत ज़रूरी था जाना, मगर आ तो गया हूँ वापस टाइम से पहले। कोई काम रहता है तो बता दें। माविया ने सोफे पे बैठते हुए बोला, नहीं रहने दो, गजरे रह गए हैं, वहीं पे पहुँचने से पहले ले लेंगे। उठो फ़ौरन चेंज कर आओ, टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। नाइमा मुसर्रफ अंदाज में तंबिया करते हुए कहा। माविया सोफे से उठकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में पहुँचा। रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने सोफे पर पीले जोड़े में सनम को बैठे देखा। सनम ने भी नज़रें उठाकर माविया को देखा। माविया इसे अंदर सर अंदाज करता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा। अपना ड्रेस निकाला और ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। भाई, सनम की आवाज़ पे इसके कदम रुके, मगर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दिन के बाद से वो सनम से बात करना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखता भी नहीं था। भाई, मुझे अंदाज़ा है मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मगर इस तरह नज़रअंदाज मत करें अपनी गुड़िया को। देखिए ना, मैं जा रही हूँ इस घर से, आपकी नज़रों से दूर। क्या आप आज भी मुझे नहीं देखेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे? आपका ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, प्लीज़ अपनी गुड़िया को माफ़ कर दें। सनम माविया के बाजू पर अपना माथा टिकाकर रोने लगी। माविया ने मुड़कर सनम को देखा। पागल, इस तरह रोता है कोई? चुप हो जाओ, शाबाश। माविया इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगा, पहले आप बोले कि मुझसे नाराज़ नहीं और मुझे माफ़ कर दिया। सनम ने माविया के सीने पर सर रखकर कहा, बहुत प्यार है मुझे अपनी गुड़िया से, ना मैं इसकी आंख में आंसू देख सकता हूँ और नाराज़ रह सकता हूँ। अब मत रोना वरना पिटोगी। माविया के कहने पर सनम रोते हुए मुस्कुरा दी। ये देखो सनम, आंटी ने गजरे मंगवा दिए। हया जो हाथ में गजरे पकड़े हुए अपनी ही धुन में रूम में आई, सनम को माविया के गले लगे देखा तो इसकी जबान को ब्रेक लगा और कदम वहीं रुके। सनम और माविया दोनों ने हया को देखा। सनम माविया से अलग होकर आंसू पोंछने लगी। आज के दिन भी इसको रुला दिया तुमने, तुम हो ही दो टक। अब बाकी का जुमला माविया के घूरने और सनम की वजह से लिहाज करके हया ने दिल में बोला, और तुम क्या कर रही हो रोकर? इस तरह मेकअप खराब करना है? वहाँ जाने में टाइम ही कितना रह गया है? आंटी को वैसे ही इतनी टेंशन हो रही है सुबह से। तुम नीचे जाओ आंटी के पास, मैं ये बालों में सेट कर आती हूँ। वो अपने हाथों में गजरों की तरफ इशारा करती हुई सनम से बोली। अरे मॉम, क्यों टेंशन ले रही है? अभी तो भाई रेडी नहीं हुए, सनम ने यूनिफॉर्म में माविया को देखते हुए कहा। और माविया दिलचस्प नज़रों से हया का मुकम्मल जायजा लेने में मसरूफ था। ग्रीन और रस्ट कलर के कॉम्बिनेशन के लहंगे में वो सीधा-सीधा इसके दिल में उतर रही थी। अपने भाई को छोड़ो तुम, एक यही तो पूरे इदारे में बंदा रह गया जिसे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने हैं। पता नहीं अपनी शादी में क्यों आ गए मौसूफ। हया ने एक नज़र माविया को देखकर सर झटक कर कहा। सनम और माविया एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मॉम से कौन टेंशन नहीं ले, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। माविया अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया और सनम रूम से बाहर निकल गई। हया गजरे से अपने बालों में सेट करने के लिए आईने के पास आकर खड़ी हुई। माविया रूम से बाहर निकला और पुरशौक नज़रों से इसके पीछे खड़े होकर पेन से इसके बालों में गजरे लगाने लगा। हया आईने में से माविया को देखने लगी। दराज कद ब्लैक कलर के कुर्ते में हल्की सी लूज शेव, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। क्या था अगर शक्ल के साथ-साथ हरकतें भी अच्छी होती इस 2 टके के पुलिस वाले की। वो इसका जायज़ा लेते हुए सोचने लगी, क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? हया के बालों में गजरे सेट करके अब वो अपने बाल ब्रश से बनाने लगा। नहीं, मैं क्या कहूँगी तुमसे। हया रूम से जाने लगी। शुक्रिया तो अदा करती जाओ। माविया के जुमले पे हया के कदम रुके, वापस मुड़कर इसके पास आई। किस बात का शुक्रिया? वो दोनों हाथ कमर पर रखकर पूछने लगी। अभी तुम्हारी हेल्प की है, माविया परफ्यूम लगाते हुए कहने लगा। ऐसे तो तुम्हारा मेरा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल रात को जो तुम्हारा सर जो दबाया, पूरे 2 घंटे। हया बदला उतार कर वापस मुड़ गई। मेहंदी की तकरीब जारी थी। सनम और हादी को एक साथ बिठाकर रस्म का आगाज़ किया गया। सब बड़ों ने आकर रस्म की। नाइमा ने माविया और हया को रस्म करने के लिए कहा तो माविया चिढ़कर बोला, सब फ़िज़ूल के ख़ुराफ़ात हैं, मुझे कोई रस्म-वस्म नहीं करनी, वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है, जल्दी-जल्दी निपटाएँ अब ये सब। माविया ने संजीदगी से कहा। नाइमा और हया ने एक-दूसरे को देखा। तुम्हारी एक बहन है, तुम इसकी खुशी में इस तरह शिरकत करोगे क्योंकि रिश्ता तुम्हारी पसंद का नहीं है। माविया, बहुत अफ़सोस की बात है ये। आओ हया, तुम रस्म करो। नाइमा
मुलायमा मलामत भरी नज़र माविया पे डालकर हया से मुखातिब हुई। ओके यार, जा रहा हूँ, इसके बाद सब जल्दी वाइंड अप करें बस। वो माविया नामिमा को कहता हुआ हया का हाथ थामकर स्टेज पर गया और अपने तासुरात कंट्रोल में करता हुआ हादी के बराबर में बैठा। हादी जो सनम से बात करता हुआ मुस्कुरा रहा था, माविया के अपने बराबर में बैठने से इसकी मुस्कुराहट थम गई और चेहरे पर संजीदगी के तासुरात आ गए। माविया मुंह मिठा कराओ बहनोई का, पास खड़ी खातून ने कहा। मरवतन माविया ने मिठाई का टुकड़ा उठाकर हादी की तरफ बढ़ाया। रहने दो, मेरा मूड नहीं तुम्हारे हाथ से मीठा खाने का। हादी ने माविया का हाथ पीछे करते हुए कहा, जिस पर माविया जद करता हुआ रह गया। हया और सनम ने भी चौंक कर हादी को देखा। क्यों हादी, क्या शुगर के मरीज बन गए हो तुम, जो खुशी के मौके पर भी मीठा अवॉइड कर रहे हो? हया ने मासूमियत से हादी को देखकर पूछा। लोगों लोगों की बात होती है, अगर तुम मेरी खुशी में मेरा मुंह मीठा कराओगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ से खा लूंगा। हादी मुस्कुराता हुआ हया को देखकर बोला, मैं ज़रूर खिलाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे शौहर के हाथ से खाना पड़ेगा। हया ने मुस्कुरा कर कहा, जिद नहीं करो हया, अब वो अपना ही खाएगा, मैं इसे बहुत पहले ही एक दफ़ा खिला चुका हूँ। माविया तंजिया हंसते हुए स्टेज से उतर गया। माविया की बात पर हादी का चेहरा जब से लाल हो गया। सिर्फ वही इसकी बात को समझा था, वो क्या खिलाने की बात करके गया है। माविया की स्टेज से उतरने के बाद सनम और हया एक दूसरे को देखती रह गईं। सनम ने एक अफसोस भरी नज़र हादी पर डाली। इसे हादी का रवैया अपने भाई के साथ अच्छा नहीं लगा। हादी ने सनम की आंखों को देखा तो इसमें अपने लिए शिकवा साफ नजर आया। हादी सर झटक कर सामने देखने लगा। तकरीब का अख्ताम हुआ तो वो लोग भी अभी-अभी अपने घर पहुँचे थे। हया ड्रेसर के पास खड़ी हुई थी, अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। माविया बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। हया के करीब आकर हया के शोल्डर पर किस के और इसके गिर्द अपने हाथ हाइल करके आईने में से इसको मुस्कुरा कर देखने लगा। तुम आज फिर शुरू हो गए? हया ने एक नज़र आईने में देखकर माविया को कहा। तुम शुरू कहाँ होने देती हो? शुरू होने से पहले फुल स्टॉप लगा देती हो। मगर आज मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकने वाला और ना तुम्हारी चलने वाली है। माविया का इसका रुख अपनी तरफ करके इसको बाहों में लेते हुए बोला, स्टॉप इट माविया, छोड़ो मुझे, ये क्या तरीका है? हया ने इसके सीने पर अपना हाथ रखकर अपना आप छुड़ाकर माविया से कहा, बंद करो ये ड्रामा, क्यों बेवकूफ़ बना रही हो मुझे और अपने आप को? जब मेंटल तौर पर तुम हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर चुकी हो तो फिर इस ग्रेस का क्या मतलब है? माविया ने इसे दोनों बाजू से थाम कर गुस्से में कहा, किस खुशफहमी में हो तुम? इस रिश्ते को मेंटल तौर पर एक्सेप्ट करना मेरी मजबूरी है, जिस तरह ये शादी मेरे लिए मजबूरी का नाम है, तुम्हारे साथ मेरे लिए मजबूरी है। मैं उम्र के इस हिस्से में अपने माँ-बाप को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ और इसी वजह से मजबूरी के तौर पर तुम्हारे साथ मैंने ये रिश्ता कायम किया हुआ है। वरना जो तुमने मेरे साथ किया इसके लिए फ़िलहाल मैं तुम्हें माफ़ करने का इरादा नहीं रखती। हया ने इसकी खुशफ़हमी दूर करते हुए कहा, किस मजबूरी में कल मेरा सर दबा रही थी तुम? सबके सामने अपना शौहर मुझे मजबूरी में कहती हो। आज हादी के सामने मेरी साइड किस मजबूरी में ली थी तुमने? मेरी बहन की शादी में आगे बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेना ऐसी कौन-सी मजबूरी है तुम्हारी, बोलो? वो हया के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए इससे पूछ रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे हैं, मेरा ख़्याल रखते हैं, इसलिए मैं इनके साथ अच्छी हूँ। हादी के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने दुनियादारी के लिए दिखावा करना पड़ता है। अगर मेरे सर दबाने को तुम प्यार समझ रहे हो तो इससे प्यार का नाम देने की बजाय हमदर्दी का नाम दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हया ने इसकी मुट्ठी से अपने बाल आज़ाद कराए तो गजरे की लड़ियाँ टूट कर नीचे गिरी। मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं तो तुम इनके साथ अच्छी हो, तो मेरा प्यार क्या है वो क्यों नहीं नज़र आता तुम्हें? मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? क्लियर करो आज इस बात को। मावी ने हया का मुँह पकड़ते हुए कहा। इसके हाथों की सख्ती से हया के जबड़े पूरी तरह दुख गए। यही चीज़ माविया, ये जो तुम्हारा धोस जमाने वाला अंदाज़ है ना, ज़बरदस्ती अपनी मलकियत समझने का, ये पसंद नहीं मुझे। इसी तरह तो ज़बरदस्ती चिल्लाकर तो शादी की थी तुमने मुझसे, मुझे मजबूर करके, डरा के, मेरी ज़बान बंद करके। हया ने चीखते हुए कहा, क्या हो रहा है ये सब? खिज़र की आवाज़ पर इन दोनों ने मुड़कर बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। खिज़र बेडरूम के दरवाजे पे खड़ा इन दोनों को ही देख रहा था। माविया ने फ़ौरन हया के चेहरे पर से अपना हाथ हटाया। ये कौन-सा स्टाइल है तुम्हारा अपनी बीवी से बात करने का? खिज़र ने बेडरूम के अंदर आते हुए गुस्से से माविया को देखते हुए कहा, जिस पर माविया ने चुप रहने में अपनी फ़ोकियत जानी। हाय अभी क्या बोल रही थी तुम? खिज़र जो कि अपने बेडरूम से किसी काम का कहने माविया के पास आया था, इनके रूम का हल्का-सा दरवाज़ा खुला देखा। जैसे ही नॉक के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो हया की आवाज़ ने इसका हाथ रोक लिया। कुछ नहीं डैड, वो ऐसे ही किसी बात का बुरा मानी हुई थी मुझसे। माविया ने फ़ौरन बात बनाते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुमसे नहीं पूछा मैंने, जब तुमसे बात करूँगा तब तुम जवाब देना। खज़र ने माविया की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, बोलो हया अभी क्या बोल रही थी तुम? खज़र ने संजीदगी से हया से पूछा तो हया ने एक नज़र माविया का चेहरा देखा जो इसी को बहुत संजीदगी से देख रहा था। इसकी आंखों में साफ वार्निंग थी कि वो असल बात बताने से बाज रहे। इसकी तरफ नहीं, यहाँ मेरी तरफ देखकर बोलो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला तुमने? खज़र के लहजे में संजीदगी के साथ सख्ती भी थी, जिसे वो हया से हकीकत जानना चाह रहा हो।
अंकल मैं माविया से शादी नहीं करना चाहती थी, इसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। हया ने नीचे नज़रें करके खिज़र को बताया जैसे जुर्म इसने किया हो। माविया इसको देखकर लब बीच कर रह गया। कैसे ब्लैकमेल किया? खिज़र ने दूसरा सवाल भी संजीदगी से किया। डैड ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है अब। माविया ने बीच में मुदाखलत की। मैंने तुमसे कहा ना जब मैं तुमसे पूछूँ तब बात करना। खज़र ने चीखते हुए माविया से कहा किस तरह ब्लैकमेल किया है इसने तुम्हें? खज़र ने दोबारा हया से पूछा अंकल इसने मेरे साथ अपनी तस्वीरें हया की बात मुकम्मल नहीं हुई थी। माविया ज़ोर से हया को देखते हुए गुस्से से चीखा, खामोश! खिज़र इससे ज़्यादा ज़ोर से माविया को देखकर चीखा। दोनों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनकर नईमा और सनम भी वही बेडरूम में आ गईं। क्या हुआ खिज़र? नईमा ने आगे बढ़कर पूछा। एक नज़र माविया और हया को देखा, दोनों के चेहरे नीचे झुके हुए थे। खिज़र का चेहरे पर सख्ती के तासुरात थे। जाओ तुम दोनों अपने बेडरूम में और ये दरवाज़ा बंद करके जाओ। खिज़र ने नाइमा और सनम को देखते हुए कहा और दोनों अपने-अपने रूम में चली गईं तो खिज़र माविया की तरफ मुड़ा। हया सच बोल रही है माविया? खिज़र ने माविया को देखकर संजीदगी से पूछा तो माविया खिज़र की बात सुनकर चुप ही रहा। जवाब दो माविया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। खिज़र ने दोबारा माविया से पूछा। डैड मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, वो तस्वीरें मैंने सिर्फ इसको डराने के लिए। चटाक अभी माविया की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी, जोरदार थप्पड़ ने माविया का मुंह बंद कर दिया। शर्म नहीं तुम्हें ऐसा घटिया फ़ेल करते हुए? आज तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। शर्म आ रही मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। खज़र ने माविया का गिरेबान पकड़कर दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा और खुद भी कमरे से चला गया। माविया का चेहरा थप्पड़ से ज़्यादा शर्मिंदगी और खजालत से लाल हुआ। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं। हया अपने दोनों हाथ होठों पर रखे हुए पूरी आंखें खोले बेयकीनी से देख रही थी। माविया ने एक नज़र हया पे डाली जो इससे चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई थी। उसकी नज़र में गुस्से के साथ साथ शिकवा भी था। वो अपनी गाड़ी की चाबी रूम से उठाकर घर से बाहर निकल गया। हामिद जिस काम का तुमसे कहा था वो हो गया। अवेश राजी ने हामिद से दरियाफ्त किया। जी सर, एएसपी के ड्राइवर ने काम को मना कर दिया था। अब इस ड्राइवर की जगह मैंने अख्तर को भेज दिया है। एएसपी की बहन और बीवी दोनों लड़कियां कल शाम तक आपके फार्म हाउस पर होंगी। हामिद ने मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधकर जवाब दिया। माविया के घर से निकलने के बाद वो अभी तक वैसी की वैसी सुन खड़ी थी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इसे अंदर से अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, मगर अच्छा ही था। इसकी असलियत किसी को पता चलनी चाहिए थी। मुझे क्या ज़रूरत है इसके लिए बुरा फ़ील करने के लिए, वो यही डिज़र्व करता है। हया अपने दिल को समझाते हुए सोने के लिए लेट गई और उसे काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद नींद आई। सुबह आँख खुली तो अपनी बराबर वाली जगह को खाली पाया। एकदम से कल रात वाला वाक़या सोचते हुए हया बेड से उठी। माविया की गाड़ी की कीज़ जगह पर मौजूद नहीं थी। यानी वो रात से निकला वो अभी तक घर वापस नहीं आया। वो रूम से बाहर आई, डाइनिंग टेबल पर सनम को अकेले बैठे हुए देखा। वो चाय का कप हाथ में थामे हुए किसी सोच में गुम थी। हया की आमद पर चौंकी। आइए भाभी, भाई नज़र नहीं आ रहे हैं। सनम ने हया को मुखातिब करते हुए कहा। आंटी, अंकल कहाँ हैं? सनम की बात को इग्नोर करके वो सनम के बराबर में बैठते हुए पूछने लगी। मॉम तो अभी तक नहीं उठी, शायद कल थकन से ज़्यादा हो गई थी। डैड ने नाश्ते से मना कर दिया है, लॉन में बैठे हुए हैं। सनम ने उदास नज़र हया पर डालते हुए इसको बोला, तुम क्यों खाली चाय पी रही हो? साजदा कहाँ है? हया ने उठते हुए कहा, आप बैठे, मैं साजदा से कहकर आपका नाश्ता बनाती हूँ। मेरा मूड नहीं हो रहा नाश्ते का, बस इसलिए चाय बना ली मैं अपने लिए। सनम ने हया को उठते हुए कहा तो इसका हाथ थाम कर कहने लगी, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? हया ने इसके हाथ में ब्रेसलेट देखा तो बेअख्तियार इसके मुंह से निकला, यही वो ब्रेसलेट था जो हादी की गाड़ी में इसने देखा था। यानी हादी और सनम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जी मुझे बहुत पसंद है अपना ये ब्रेसलेट, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आप रख सकती हैं। सनम मुस्कुराकर अपने हाथ से ब्रेसलेट उतारने लगी। अरे नहीं, ये तुम्हारे हाथ में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुम वापस बैठो। आज के दिन मेहमान हो इस घर में। साजिदा से नाश्ते के लिए मैं कहती हूँ और अंकल को भी बुला लेती हूँ। हया ने उठते हुए कहा, भाभी सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कल रात को भाई और आप इस तरह से। सनम झिझकते हुए पूछने लगी। सब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है, खुश रहो। हया मुस्कुराते हुए कहने लगी और फिर लॉन की तरफ चली गई। फ़ज़ल लॉन में मौजूद चेयर पर बैठा हुआ अपनी सोचों में गुम था। शायद इसी को मुकाफ़ात अमल कहते हैं। जो ज़ैन ने माज़ी में हूर के साथ किया, आज वही अमल इसकी औलाद के आगे आया। मगर ख़िज़र को दुःख था, इससे भी ज़्यादा दुःख इस बात का कि इसकी वजह माविया बना। इसे ज़ैन और के दरमियान वो गलतफ़हमियाँ याद आने लगी जो इसने कभी पैदा की थी। शायद दुनिया इसी का नाम है। वालिदैन का किया हुआ औलाद के आगे आता है या कभी-कभी वालिदैन का किया हुआ इसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। एकदम से इसका ध्यान सनम की तरफ किया। या अल्लाह पाक मेरे अमाल की सज़ा मेरी बेटी को नहीं देना। बेअख्तियार इसने दिल में दुआ माँगी और वो मज़ीद अफ़सरदा हो गया।
अंकल आप इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हैं? नाश्ता भी नहीं किया आपने? हया खिज़र के पास आकर बोली, बस बेटा वैसे ही नाश्ता करने का मूड नहीं हो रहा था। आपने नाश्ता किया? खिज़र ने जवाब देने के साथ ही हया से सवाल किया। मैंने अभी तक नहीं किया। मेरे ख़्याल में आज हम लोगों को सनम के साथ नाश्ता करना चाहिए। कल से तुम अपने ससुराल में होगी। हया ने मुस्कुरा कर कहा तो खिज़र ने हया को देखा। वो इसे इस वक़्त बिल्कुल हूर लगी। वो भी सबका इसी तरह ख़्याल रखती थी। यहाँ बैठो। खिज़र ने हया को बराबर वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। हया बैठ गई। हया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे बेटा। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता माविया की हरकत का तो मैं इसे सख्त से सख्त सज़ा देता। इसने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया है मैं इसके लिए तुमसे सॉरी करता हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना। खिज़र के बोलने पर हया एकदम बोल प उठी। आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आप इस तरह शर्मिंदा ना हो, ना ही सॉरी कहें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माविया ने जो भी कुछ किया इसमें आपका कोई कसूर नहीं और आपने आंटी ने सनम ने तो मुझे इस घर में बहुत प्यार दिया है, एहसास ही नहीं होने दिया कि ये मेरा ससुराल है। हया ने खिज़र को देखते हुए कहा, बहुत शर्मिंदा किया मुझे इस लड़के ने ज़ैन और हूर से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब खिज़र को ज़ैन हूर का सोचकर नए सिरे से शर्मिंदगी होने लगी। मम्मा पापा को कुछ भी इल्म नहीं है इस बात का अंकल आप गिल्ट-फ़ील ना करें। चलें आपको बुलाने आई थी, सनम हमारा वेट कर रही है नाश्ते पर। हया के बोलने पर खिज़र उठा तो हया भी उठकर अंदर चली गई। मैं अंदर आ जाऊँ, तुम बिज़ी तो नहीं? हया रात के फंक्शन के लिए ज्वेलरी निकाल रही थी, तब नायमा ने रूम के दरवाज़े पे हया से पूछा, "आप पूछ क्यों रही हैं? प्लीज़ अंदर आएँ।" हया ने डिब्बा निकाल कर ड्रॉर्स बंद करते हुए कहा। नाइमा अंदर आकर सोफ़े पे बैठ गई। "दिखाओ कौन-सी ज्वेलरी पहन रही हो आज?" नाइमा ने इसके हाथ से ज्वेलरी बॉक्स लेते हुए पूछा। "अच्छी तो ये भी लग रही है, मगर मेरे पास एक कुंदन का सेट है, वो तुम्हारे ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच करेगा। मैं अभी भिजवा दूँगी, फिर तुम देख लेना। जो अच्छा लगे वो पहन लेना।" नईमा के कहने पे हया ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। हया माविया रात का निकला हुआ अभी तक घर नहीं आया। नईमा ने अचानक हया से पूछा तो वो नज़रें झुका गई। ये आंटी अभी तक नहीं आए। हया इस टॉपिक से बचना चाह रही थी इसलिए इसे बेचैनी होने लगी। कल रात तुम्हारे और माविया के दरमियान क्या बात हुई थी मुझे इसका इल्म नहीं। मेरे पूछने पर भी खज़र ने मुझे नहीं बताया। मगर कल रात खज़र काफ़ी परेशान थे जैसे बहुत हर्ट हुए हों। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच की बात है। जो भी बात होगी मुझे लगता है गलती माविया की होगी क्योंकि गुस्से का तेज़ है। कभी-कभी गुस्सा ज़्यादा कर जाता है, अपनी मनमानी भी कर जाता है, मगर अपना हक भी सिर्फ़ इसी पर जताता है जिसे वो प्यार करता है और अपना समझता है। जब भी तो सनम के रिश्ते को लेकर इतना गुस्सा हो गया था, बहुत प्यार करता है सनम को। ऐसे ही इसकी आँखों में मैंने तुम्हारे लिए भी हमेशा मोहब्बत देखी है, तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अगर कभी गुस्सा कर जाए तो दिल पर मत लिया करो। नाइमा ने हया को नरमी से समझाते हुए कहा। चलो फ़ोन करके इसी को उसको बुलाओ, शादी का घर है, 10 काम होते हैं, नहीं तो फिर खिज़र को गुस्सा आ जाएगा। नहीं मैंने उठते हुए हया से कहा, जी आंटी मैं फ़ोन कर देती हूँ माविया को। हया ने नाइमा को देखते हुए कहा, और हाँ सनम के साथ तुम भी पार्लर जा रही हो ना शायद? शाहिद ड्राइवर को इमरजेंसी की बिना पर अपने गाँव जाना इसका कोई जानने वाला अख्तर वो तुम्हें और सनम को पार्लर ले जाएगा। 6 बजे रेडी रहना। नईमा ने रूम से निकलने से पहले हया को कहा। कहाँ हो तुम माविया? कब से तुम्हें हया कॉल कर रही है, रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? माविया की कॉल रिसीव करते ही नाइमा ने गुस्से में कहा, कोई काम था? माविया ने मुख्तसर सवाल किया। और वाह वाह बेटा शादी का घर है, आज तुम्हारी बहन की शादी है और तुम पूछ रहे हो कोई काम था? बहुत अफ़सोस की बात है माविया। नाइमा इसे शर्म दिलाई। सॉरी मम आज तो कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर मैं शायद आ ही ना सकूँ। माविया ने स्पोकिंग करते हुए एक जवाब दिया। रात को वो घर से निकला था तो अपने दोस्त के फ्लैट में आ गया। दोस्त की फैमिली दूसरे शहर में रहती थी, वहीं इसने रात गुज़ारी। सुबह सिविल ड्रेस में पुलिस स्टेशन पहुँचकर थोड़ी देर पहले वापस फ्लैट में आया था। क्यों करते हो कभी-कभी माविया ऐसी बातें जिससे मेरा दिल जलता रहे? ज़रा एहसास नहीं है तुम्हें? तुम्हारी एक ही बहन है, वो भी तुम्हारी लाडली। आज इसकी बारात है, तुम्हें इसकी खुशियों में शरीक होने का टाइम नहीं है? नहीं मैंने इसको साहस दिलाते हुए कहा, मॉम शायद डैड को मेरा वहाँ आना अच्छा ना लगे। माविया ने बेसाख्ता बोला। माविया तुम थोड़ी देर में घर आ रहे हो, ये कॉल तुम्हारे डैड ने करवाई है, अब मैं कोई फ़िज़ूल सा एक्सक्यूज़ नहीं सुनूँगी। नाइमा कॉल रख चुकी थी। मावी ने बचा हुआ सिगरेट एश ट्रे में और गाड़ी की कीज़ उठाकर फ्लैट से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर वो अपने रूम में आया तो हया सोफे पे बैठी हुई अपने नाखूनों को नील पॉलिश से रंग रही थी। नज़र उठाकर हया ने माविया को देखा तो माविया इसे नज़रअंदाज करता हुआ ड्रेसिंग रूम में गया और चेंज कर बाहर निकला। कहाँ थे तुम रात भर? हया ने इसको देखकर पूछा। तुमसे मतलब? माविया ने खौनखार नज़रों से इसको देखकर कहा। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे मेरी? हया ने इसकी पहली बात को इग्नोर करके दूसरा सवाल किया। ज़्यादा मेरी उस्तादनी बनने की ज़रूरत नहीं है, निकलो मेरे बेडरूम से। माविया ने ऐसे घूरते हुए कहा जैसे अभी से कच्चा चबा जाएगा।
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी उस्तादनी बनने की। कॉल करने का भी आंटी ने कहा था जब भी तुम्हारी कॉल की थी, और आइंदा मुझे बेडरूम से निकालने के लिए मत बोलना। बेशक कि ये बेडरूम तुम्हारा, मगर इसमें रखा हुआ सारा फर्नीचर मेरे बाबा ने जहेज़ में मुझे दिया था, तो इस बेडरूम में मेरा भी इतना ही हक है। हया ने तड़क कर जवाब दिया, भीख नहीं माँगी थी तुम्हारे बाबा से, ना ही डिमांड की थी। जो कुछ भी दिया उन्होंने अपनी मर्ज़ी और खुशी से दिया है, इसलिए आइंदा मेरे सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं। माविया पलटकर इसकी तरफ आकर बोला और वापस जाकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। अपने ड्रेस का बता दो, मैं प्रेस करने के लिए भेज देती हूँ। माविया ने गर्दन मुड़कर हया को घूर कर देखा। अपने काम से काम रखो, उंगली उठाकर इसने वार्न किया। ऐसे क्या बोल दिया मैंने जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? कपड़ों का ही तो पूछा है। हया बोल ही रही थी जब माविया ने इसके पास आया और जोर से इसका हाथ मुड़ा, जिससे हया की चीख निकल गई। एक दफा की बात तुम्हारे भेजे में नहीं बैठती, अपने काम से काम रखो। एक झटके से इसका हाथ छोड़ा तो वो सोफे पर जा गिरी। जंगली कहेंगे। सोफे से उठते हया की जबान फिसली। क्या बोला? वो दोबारा हया की तरफ आया। कुछ नहीं, सॉरी। हया ने इसके तेवर देखकर जल्दी से सॉरी कहा और वापस बैठ गई। मावी ने घूर कर इसे देखा। आइंदा तुम्हें मुझे मुखातिब करने की या मेरे मामलात में टांग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आई समझ में? माविया ने उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए बोला। हया ने जल्दी से सर हिलाया। माविया दोबारा वार्डरोब की तरफ बढ़ा तो हया रूम के दरवाजे से बाहर निकली। दरवाजे से सर निकाल कर रूम में झाँका। मैं आइंदा भी तुम्हें मुखातिब करूंगी और तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाऊंगी, और आखिरी बात यह कि तुम पूरे जंगली हो। जल्दी जल्दी बोलकर वो सीढ़ियाँ उतर गई। मावी ने सर झटका और अपने काम में मशगूल हो गया। चलो सनम जल्दी करो, पार्लर के लिए निकलना भी है। हया ने इसके रूम में आते हुए सनम से कहा। जी भाभी, मैं रेडी हूँ, चलिए। सनम और हया घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठने लगा। जब ही वहाँ माविया आ गया। यहाँ आओ, माविया ने हाथ के इशारे से अख्तर को बुलाया। शाहिद कहाँ पर है? माविया ने अपने ड्राइवर के मुताबिक पूछा। इसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आज सुबह ही अपने गाँव के लिए रवाना हुआ है। अख्तर ने माविया को बताया। नाम क्या है तुम्हारा? शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस दिखाओ। माविया ने इससे अगला सवाल किया। साहब, अख्तर नाम है मेरा, ये मेरा लाइसेंस है और ये शनाख्ती कार्ड। अख्तर ने माविया को दोनों चीज़ें जेब से निकाल कर थमाते हुए कहा। ठीक है, ऐसा करो, अंदर जाकर साहब से कोई दूसरा काम हो तो पूछ लो, और ये गाड़ी की चाबी मुझे दो। माविया ने इसका शनाख्ती कार्ड देखते हुए कहा। मगर बेगम साहिबा ने तो मुझे बोला कि बच्चों को पार्लर लेकर जाना है। अख्तर ने गड़बड़ाते हुए कहा। अभी जैसा मैंने तुमसे बोल रहा हूँ वैसा करो। कर दो गाड़ी की चाबी, दो गाड़ी की चाबी। मावी ने लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड इसको थमाते हुए घूर कर इसके को देखते हुए कहा। अख्तर ने चुप करके गाड़ी की चाबी माविया को दे दी, अंदर चला गया। माविया की शुरू से आदत थी नौकरों के मामले में अच्छी तरह मालूमात करके इनसे बात परस करके इन्हें काम पर रखता था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। सनम आगे आ जाओ। बैक व्यू मिरर से सनम को देखकर मुखातिब करता हुआ बोला। सनम ने एक नज़र हया को देखा तो हया इसको देखकर मुस्कुरा दी। सनम जाकर आगे बैठ गई। माविया का इसे इग्नोर करना थोड़ा सा फील हुआ, मगर वो सर झटक खिड़की से बाहर देखने लग गई। सनम और हया को पार्लर छोड़कर बैंक्वेट के सारे अरेंजमेंट देखते हुए घर आया। घर से ड्रेसअप होकर दोबारा सनम और हया को लेने पार्लर चला गया। सनम और हया दोनों पार्लर से बाहर निकली तो माविया गाड़ी से उतरकर मुस्कुराता हुआ सनम के पास आया। बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। माविया ने सनम का चेहरा थामते हुए का 1000 के चंद नोट इसके ऊपर से वार करके सामने फ़कीर को दे दिए और उसका हाथ थामकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने में मदद दी। हया की तरफ इसने देखा भी नहीं। पता नहीं क्यों, मगर हया को अपनी तैयारी बेमायनी सी लगी। वो भी चलकर गाड़ी में बैठ गई। कैसी लग रही हूँ? वाइट कलर की शिफॉन की साड़ी में जिस पर गोल्डन तारों से बहुत नफासत से काम हुआ था। उन्होंने आईने के आगे खड़े होकर अपना जायज़ा लेते हुए ज़ैन से पूछा, जो कि खुद तैयार होकर इसकी तैयारी का जायज़ा ले रहा था। हमेशा की तरह हसीन, तुम इस दिल को कभी बुरी लगी ही नहीं हो। ज़ैन ने इसके पास आकर इसका हाथ थामते हुए कहा। मगर शाम मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। हूर ने ज़ैन को देखते हुए कहा। क्या बुरा लग गया भाई? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए हूर से पूछा। कल मेहंदी के फंक्शन में शायद तुमने नोट नहीं किया, हादी और माविया एक दूसरे से कुछ खींचे-खींचे लग रहे थे। मुझे देखकर अच्छा फ़ील नहीं हुआ। जो कल हूर ने नोट किया वो ज़ैन से शेयर करने लगी। अरे तुम ऐसी बातें कब से नोट करने लगी? ऐसी कोई बात नहीं, वहम होगा तुम्हारा। ज़ैन ने इसकी बात को मज़ाक को रंग देते हुए कहा। नहीं, मुझे बिल्कुल वहम नहीं हुआ, बल्कि मैंने देखा है स्टेज पर जब माविया और हया रस्म करने के लिए गए तो हादी ने माविया को कुछ खिलाने से मना भी किया शायद। उन्हें दूर बैठे हुए स्टेज पर ये मंज़र देखा, जिसे याद करते हुए वो ज़ैन को बताने लगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं नोट किया। हो सकता है ज़्यादा मीठा खा कर इंसान का दिल भर जाता है। वैसे इसने बोल दिया होगा, तुम सोचो नहीं ज़्यादा। चलो चलते हैं, बिलाल की कॉल आने से पहले। ज़ैन ने हूर की बात को नॉर्मल अंदाज में लेते हुए कहा।
माविया गाड़ी लेकर डायरेक्ट बैंक्वेट पहुंचे तो आधे से ज़्यादा मेहमान आ चुके थे। ज़ैन और हूर ने भी बिलाल और फ़िज़ा के साथ शिरकत की। पापा, मम्मा कैसे हैं आप दोनों? मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। हया ने ज़ैन और हूर को देखा तो बारी-बारी गले लगते हुए दोनों से कहा, हया तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ पर कोई तुम्हारा अपना ना हो या माँ-बाप को कितने साल बाद देख रही हो। कल ही तो मिले थे बेटा, हूर ने इसको प्यार करते हुए कहा। अच्छा ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ आज? हया ने एक दफ़ा फिर उदासी से इन दोनों की तरफ देखकर पूछा। मेरी बेटी से ज़्यादा हसीन यहाँ और कोई लग ही नहीं रहा। इन आर्टिफिशियल सहारों की तो इन्हें ज़रूरत है जिनमें कमी होती है। ज़ैन ने हया को प्यार करते हुए कहा तो हया खिलकर मुस्कुराई और अपनी तारीफ पर इसे थोड़ा इत्मीनान महसूस हुआ। कैसे हैं आंटी अंकल आप दोनों? उन तीनों वो तीनों खड़े हुए बातें कर रहे थे जब माविया इन लोगों के पास आया। बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ कैसे हो? बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। हूर ने मुस्कुराकर अपने दामाद की तारीफ की। ये गलत बात है आंटी, तारीफ तो मुझे आपकी करनी चाहिए। ये इन कल की लड़कियों से तो आज आप नंबर ले गई। ये सब तो आपके सामने पानी भरती हुई महसूस हो रही हैं। माविया की तारीफ पर जहाँ ज़ैन और हूर दोनों हँस दिए थे, वहीं हया को साफ महसूस हुआ जैसे वो उसे सुना रहा हो। इसका दिल पूछ गया, यंग मैन तुम मेरे सामने मेरी बेगम से फ्लर्ट कर रहे हो? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए माविया को बोला, क्योंकि सर आपकी बेगम का मुझ नाचीज़ से भी रिश्ता बनता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस महफ़िल की सबसे ब्यूटीफुल लेडी के साथ फ़ोटोशूट करवा लूँ, ये यकीनन मेरे लिए एज़ाज़ होगा। माविया ने बहुत मुद्दाना अंदाज़ में हूर के आगे हाथ बढ़ाते हुए ज़ैन से इजाज़त ली। ज़ैन और हूर दोनों एक बार फिर मुस्कुरा दिए। इजाज़त है। ज़ैन के बोलने पर माविया हूर का हाथ थामकर कैमरामैन के पास चला गया। हयाज़ को दूर जाता हुआ देखती रही। चलो प्रिंसेस एक आध सेल्फ़ी हम दोनों भी ले लेते हैं। ज़ैन ने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला तो हया मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में थोड़ी देर में निकाह का शोर मचा तो निकाह का मरहला तय पा गया। सबने हाथी को गले लगकर मुबारकबाद दी। जब माविया स्टेज पर आए तो दोनों के चेहरे के तासुरात संजीदे हो गए। मगर जब अपनी बहन दे दी तो इसे खुद आगे बढ़कर गले मिलना था। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम सनम को खुश रखोगे। माविया ने हादी को गले लगाते हुए कहा, उम्मीद रखना अच्छी बात है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हादी इस तरह हंसी हंसते हुए बोला। माविया और कुछ नहीं बोला, वहां से चला गया। एक भाई होने के नाते इसका दिल अपनी बहन के लिए परेशान था, मगर वो इस वक्त खुद को बेबसी महसूस करने लगा। माविया ज़रा ये ब्रेसलेट का लॉक पिन करना प्लीज़। माविया को अपने पीछे से नैना की आवाज़ सुनाई दी। एक तो पहले इसका मूड अच्छा नहीं था, दूसरे इस वक्त नैना की शक्ल देखकर वो मज़ीद जी भर कर बेजार हुआ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? नैना ने इसके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। हाथ हटाओ अपना। नैना का हाथ अपने बाजू पर देखकर वह नागवार नज़रों से नैना को देखकर बोला। नैना ने ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे हटाया। इसके चेहरे पर सख्ती के तासुरात देखकर वहाँ से जाने लगी। तब माविया की नज़र थोड़ी दूर खड़ी हुई हया पे पड़ी जो इन दोनों को देख रही थी। दिखाओ अपना ब्रेसलेट। माविया ने जाती हुई नैना का हाथ थाम कर कहा। उसके ब्रेसलेट का लॉक खोल लगाने लगा। नैना इसको देखकर देखने लगी। नैना सारा पाउडर मुँह पर मल लिया। थोड़ा सा इन हाथों पर भी लगा लेती। वो नैना का हाथ थाम कर मुस्कुराता हुआ ऐसे कह रहा था, दूर से देखने वाला बंदा यही समझे जैसे इसकी तारीफ कर रहा हो। माविया हया करीब आकर बेसाख्ता चीखी। माविया ने नापसंदा निगाह हया पे डाली। क्या हुआ? माविया ने घूर कर हया को देखा और सख्ती से पूछा। वो अंकल तुम्हें बुला रहे थे शायद। हया ने अपना लहजा नॉर्मल किया और बात बनाते हुए बोली, मैंने सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। माविया ने संजीदगी से हया को देखते हुए कहा। हया को लगा जैसे माविया ने इसे गेट आउट बोला हो। हया फौरन वहाँ से चली गई। वाह भई, बड़ा रूप में रखा हुआ है तुमने अपनी बीवी को। हया के जाने के बाद नैना ने दाँत निकालते हुए कहा, ब्रेसलेट का लॉक लगा दिया ना? निकलो यहाँ से। मावी ने नैना की तरफ देखते हुए कहा तो और लफ्ज़ छोड़कर वहाँ से चली गई।